ठीक है, इकोनॉमी इज क्लासिफाइड इनटू टू वेज. वन इज टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इज वन इज व्हाट, बोलो, वन इज व्हाट, कैपिटलिस्ट सिस्टम एंड अनदर इज व्हाट, सोशलिस्ट सिस्टम. कैपिटलिस्ट सिस्टम में क्या होता है, मार्केट फोर्सेस होते हैं, मतलब डिमांड एंड सप्लाई टूल्स होते हैं उसके. ठीक है, ठीक है. प्राइस का डिटर्मिनेशन कहाँ होता है, मार्केट में होता है. ठीक है, इंडिविजुअल ओनरशिप होती है. और सोशलिस्ट सिस्टम में क्या होता है कि हम प्राइस का डिटर्मिनेशन क्या, सेंट्रलाइज्ड प्राइसिंग कमीशन होता है. ठीक है, और उसके रिक्वायरमेंट के बेस पर होता है. सारे गवर्नमेंट सारा ओनरशिप किसके हाथ में होता है, गवर्नमेंट के हाथ में. वेरी गुड. चलिए आप लिखते रहिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते रहिए, है ना. मार्केट सिस्टम ऐसे बना लिया, मार्केट सिस्टम, उसको डायग्राम बदल दो. मार्केट सिस्टम, ठीक है, दो तरह का है, कैपिटलिस्ट सिस्टम और सोशलिस्ट सिस्टम. और दोनों का जहां प्रेजेंस होता है, इसको हम क्या दिखा रहे हैं, प्रेजेंस. प्रेजेंस जहां होता है उसको क्या कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी. ये दोनों तरह के सिस्टम दिखाई देते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में. कैपिटलिस्ट सिस्टम का उदाहरण है रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, है ना. ये सब जहां पर इंडिविजुअल, ठीक है, कंपनीज का. सोशलिस्ट सिस्टम का मतलब है कि सरकार के हाथ में, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो है इसके एग्जांपल हो जाएंगे, जैसे रेलवे है ना, बैंकिंग है, ये सब जो है ना सरकारी बैंक की बात कर रहे हैं. ठीक है ना. तो इस तरीके, और यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी में इन दोनों को आपको दिखाई देता है, दोनों प्रेजेंस मिक्स्ड इकोनॉमी में, जहाँ कोई डिस्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर as well as public sector is seen. Okay, जल्दी कर ले, आगे आगे जल्दी करो, फास्ट. इतना लिख लिया ना दादा, इसको कन्वर्ट करो, डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट करो. डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो याद हो जाएगा जल्दी से. ठीक है, प्लानिंग कमीशन देखो 1950 में हमारा प्लानिंग कमीशन बना. ठीक है, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन वाज हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, अमर नेगी. फर्स्ट चेयरमैन वाज द प्लानिंग कमीशन खुशमीत आदित्य कुमार अमर. फर्स्ट चेयरमैन अनीस, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन. फर्स्ट चेयरमैन, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन. देखो, ऑलवेज द प्राइम मिनिस्टर द चेयरमैन, ऑलवेज प्राइम मिनिस्टर. तो पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था, जवाहरलाल नेहरू. ठीक है, जवाहरलाल नेहरू. ओके, ज्यादा मत बोल, यहाँ रिकॉर्ड भी हो रहा है, यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है. थोड़ी सी भी बोलेगा ना तो इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा, ऑनलाइन करता हूँ मैं. ओके, यस, रिकॉर्डिंग ऑन है. ओके, ठीक है, तो क्वालिटी बातें कीजिए. देखो 1950 प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप विद द प्राइम मिनिस्टर इट्स चेयरमैन पर्सन. द एरा ऑफ द 5 ईयर प्लान्स हैड बिगन. ठीक है ना. तो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से स्टार्ट हुआ, 1951. 51 टू 56 पहला है, 56 से 61 ऐसे. पीसी पालन इज आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन प्लानिंग एंड फादर ऑफ सेकंड 5 ईयर. कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो, देख लो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. लिख के जाओ, लिख के जाए, याद करते जाए. 1950 प्लानिंग कमीशन, केवल इतना शॉर्टकट लिखो, ज्यादा लंबा नहीं लिखो. 1950 प्लानिंग कमीशन, प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन, बस इतना लिखो. ठीक है, ओके. फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 56, बस इतना है. पीसी फडणवीस आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग, इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, इतना लिखना है. फादर ऑफ द सेकंड 5 ईयर प्लान, इसको लिखो, बस इतना ही लिखो. जो तू भी लिख दे अपना. सर मैंने कनेक्ट किया है जब आपने अभी मैं लिया था. ओके, चलिए करें फास्ट. बातें नहीं, नो टॉप हियर, कोई बात नहीं करेगा. चलिए, इतना हो गया बेटा, ऑफ कर दीजिए, जल्दी करें. बातें नहीं करें. चलिए नेक्स्ट. ओके, ठीक है. प्लानिंग कमीशन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नीति आयोग क्या है, नीति आयोग, NITI लिखे, केवल नीति आयोग लिखो. प्लानिंग कमीशन यहाँ लिखो, प्लानिंग कमीशन रिप्लेस नीति आयोग, और इसका फुल फॉर्म लिख देना. ठीक है, 2015 इंपॉर्टेंट है. प्राइम मिनिस्टर जिसे उसमें होता था प्लानिंग कमीशन में, एक्स ऑफिस चेयरमैन होता था, इसे यहाँ भी चेयरमैन. ठीक है ना. ठीक है, ये एक्स ऑफिस चेयरमैन. और यहाँ पर तो एक पॉइंट लाइन करना है ना, यहाँ पर फॉर को, क्योंकि फॉर ऑफ भी कभी कभी क्वेश्चन लिख देता है कंफ्यूज करने के लिए, इसलिए फॉर को जरूर अंडरलाइन करें. नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना. ऑफ नहीं, यहाँ पर लिख दो, दोबारा लिखो, है ना.
इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको डिवाइड किया है बेटा, उसका फुल फॉर्म दोबारा लिख दो बेटा। 2015 ठीक है, 2014 में मोदी सत्ता में आए, उनकी सरकार बनी 2014 में, और 15 में उन्होंने प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग को बनाया। नीति आयोग लिखो, जस्ट डोंट ग्रिड की तरह तो सर मत हिलाओ। चलो फास्ट लिखें, पूरा सेंटेंस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जहां जहां अंडरलाइन करो वही लिखिए। ये किसका है? अपना है सर लिख रहा हूँ उसको। सर आपने तुम्हारे मगर इसको बोलो सर मिटा कर लेते जाना, लेकिन नहीं बाहर ही मिटा मिटा दिया मैंने, ठीक है, इसी जगह अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है। कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स वर्क, ये इंपॉर्टेंट है, देखो केवल कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान ऐसे अंडरलाइन कर लिया करो। ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सफिशिएंसी, यही चीज है, एंड इक्विटी, चार चीजें हैं, ठीक है। ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी, ठीक है। ये ज्यादा जस्टिस की बात करता है और रैशनैलिटी की बात करता है कि रिसोर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, उसकी बात करता है। सेल्फ सफिशिएंसी मतलब एक एग्जांपल दो, सरकार ने क्या क्या सेल्फ सफिशिएंसी के लिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी किया, ठीक है, और खुद के घर में प्रोडक्शन करने की बात की गई, ठीक है ना। अपने इंडस्ट्रीज को डेवलप किया गया, पब्लिक सेक्टर की स्थापना की गई, क्यों किया गया कि सेल्फ सफिशिएंसी की बात पूरी हो जाए। हम अपने कहते हैं ना कि अरे पढ़ाई लिखाई कर ले बेटा, अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, है ना, सेल्फ सफिशिएंसी, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। जिससे आप किसी जब आदमी रोजगार में नहीं होता है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है, तो हर आदमी उसका मिसयूज करता है, बराबर भाई, समझ रहे हो। आपको हमेशा अपने रिक्वायरमेंट के लिए दूसरे की तरफ देखना पड़ेगा, है ना। इसलिए लोग कहते हैं कि अपने पैरों पर खड़ा हो जाओ। उसी तरह देश के लिए भी इतना ही जरूरत है कि जब हम अपने पैरों पर मतलब हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, तो कोई अमेरिका, कोई दूसरा कंट्री हमको प्रभावित नहीं कर पाएगा, हमको डर नहीं लगेगा अपने बॉर्डर के लिए। देखो हम क्यों राफेल खरीद रहे हैं या डिफेंस के इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं? आज इजराइल है, चारों तरफ से घिरा हुआ है ना, देख लो, फिर भी साहस के साथ तना हुआ है, खड़ा हुआ है, कैसे हो रहा है? सेल्फ सफिशिएंट है, बराबर। तो बहुत जरूरी है सेल्फ सफिशिएंट, ठीक है। एग्जामिनर हॉल में क्या होता है, वाईफाई काम करने का इंतजार करते हो, तो कोई इशारा करने का तो एक क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो, करेक्ट है ना, बोलो भाई, समझ रहे हो, यही है, ठीक है। और ग्रोथ का सीधा मतलब है, मॉडर्नाइजेशन का मतलब है दो तरह का, मॉडर्नाइजेशन का मतलब कि मशीन का एक पार्ट है और दूसरा एजुकेशन का पार्ट है, सोशल आउटलुक पे चेंज हो जाए, ठीक है, दो पार्ट है। यहाँ ऐसे लिख लो, ग्रिड की तरफ से मत हिलाओ, लिखो, मैं बोल रहा हूँ। मशीन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, एक लिख लो टेक्नोलॉजी, एक है सोशल आउटलुक, ठीक है। अच्छे इंस्टीट्यूशन के को एस्टैब्लिश किया जाए, है ना, वुमेन का एम्पावरमेंट हो, है ना, सबका शेयर बराबर हो, ये सब सारी बातें इसमें शामिल किया जाए, ठीक है, ओके, ठीक है। ये मान तुम रोज क्यों नहीं आ रहे? जूता खोल के बीमारी सारी मिटा दूंगा, समझ गए ना? चलो रेडी, ठीक है। तो ये समझ गए, मॉडर्नाइजेशन मतलब समझ गए, टेक्नोलॉजी प्लस सोशल आउटलुक मतलब अच्छे इंस्टीट्यूशंस की स्थापना हो, है ना, लड़कियों महिलाओं सबकी भागीदारी हो सरकारी संस्थाओं में, रोजगार में, ठीक है। ये मॉडर्नाइजेशन को इंडिकेट करता है। ग्रोथ का मतलब सीधा सा मतलब ग्रोथ का जीडीपी याद रखो, जीडीपी, और जब इसको लिखना होगा तो जीडीपी इसको याद रखो। इकोनॉमी में 3 सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, और प्राइमरी में डिफरेंट एक्टिविटीज है, उसको बढ़ाओ, तो जितना ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेगा, ठीक है, जितना ही इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये फ्लो चार्ट ग्रिड की तरफ से लेना, अरे ग्रिड में तुम्हारे लिए लिख रहा हूं बेटा, ग्रोथ सामने इंडिकेट कर दो जीडीपी, याद रखना है ना तुमको, अरे ग्रिड की तरफ से लाते हो। अब जीडीपी में इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं, अगर इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, इसमें बढ़ेगी, इसमें बढ़ेगी, तो जीडीपी बढ़ेगा ना, हाँ या ना? यस सर, बोलो भाई, यस सर, हां, आदित्य वंश सर मोहम्मद, ठीक है। और जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी उतना ही जो है, ठीक है, बता दो, यस सर। चलो, कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान हो गए, ऑल द 5 ईयर प्लान्स हैव नॉट गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल दिस गोल्स, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा ना पीपीसी पढ़ा, क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज आते हैं, तो जहां जब जिसकी जितनी जरूरत हो उसको उतना दिया जाए, करेक्ट ना, ठीक है। मिडिल क्लास के सारे सब्जेक्ट के लिए नहीं दिया, जिसकी जरूरत है, टाइम लिमिट है, टाइम शॉर्टेज है, बराबर, कुछ नहीं, इकोनॉमी को भी जोड़ो, ठीक है, समझ रहे हो। चलिए
तो क्या है, all the 5-year plans have not given equal importance to all these goals. Due to limited resources, a choice has to be made in each plan about each of the goal is to be given primary importance. जैसे for example, इंडिया जब आजाद हुआ कब हुआ? 1946 में आजाद हुआ ना इंडिया, हैं? 1947 में इंडिया आजाद हुआ, करेक्ट ना? तो 1947 के समय क्या था? हमारे यहाँ से पाकिस्तान से बहुत सारे हिंदू माइग्रेट कर गया, सिख माइग्रेट कर गया, बांग्लादेश ये भी पाकिस्तान कंट्रोल में था, वहां से हिंदू माइग्रेट कर गया। तो हमारे पास रिफ्यूजीज की समस्या थी, मतलब खाने की समस्या थी, ठीक है? तो हमने फर्स्ट प्लान में किसको प्रायोरिटी दिया? एग्रीकल्चर को, ठीक है? तो इस बात को देखो कि ये जो कहा गया ना कि all the 5-year plans have not given equal importance to all these goals due to limited resources. A choice has to be made in each plan about which of the goal is to be given primary importance. समझ में आया बात? ठीक है? बोल भाई? Yes, sir. In fact, different goals may be conflicting. For example, modernization as planning objective create contradiction in the light of employment generation. मतलब कोई प्लान जो भी गवर्नमेंट कर रही है उसमें कुछ न कुछ कॉन्ट्रडिक्शन होता है। मान लो मॉडर्नाइजेशन के नाम पर हम मशीन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, एट द सेम टाइम एक मशीन के आ जाने से कितने लोगों के रोजगार की कमी हो जाती है, होता नहीं होता? डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देखो, जैसे एक मशीन है जो सड़क पर खुदाई करती है, एक्सकेवेटर जिसे मान लो, वो अकेले जो है 10 आदमी काम कर सकती है, आदमी थक भी जाए, ठीक है ना? तो एक कॉन्ट्रडिक्शन होता है। मॉडर्नाइजेशन के नाम पर हम सड़कें बना रहे हैं लेकिन बहुत सारे पेड़ तो कट रहा है, ठीक, कॉन्ट्रडिक्शन होता है, ठीक है? मॉडर्नाइजेशन implies use of advanced technology to enhance productivity at a faster pace with application of modern technology, ठीक है? Higher output is obtained at a relatively lower cost. However, in labor-dependent countries like India, modernization may lead to an increase in unemployment as modern technology requires lesser labor per unit of output. जो मैंने इसको बोला उसी बात को इसमें लैंग्वेज में लिख दिया है, बराबर? चलो लिख ले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको डाल के उसको जरूर लिख ले। ग्रोथ के सामने लिखो इसको। ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री। इसको लिख ले, ठीक है? ग्रोथ को ये पॉइंट लिख ले जल्दी से। हम 1 घंटे नहीं रखेंगे, जब फास्ट लिखिए आप, ठीक है? मॉडर्नाइजेशन, adoption of new technology in the production of goods and services to increase the output is called modernization. Modernization does not refer only to the use of new technology but also to change in the social outlook. ठीक है? इसको लिखना है, सेंटेंस में लिखना पड़ेगा, याद करना है तो ठीक है, याद करोगे तभी काम बनने वाला है। चलो अपना मटेरियल आप लोग लेकर आए हो ना? ठीक है ना? चलो उससे सिंपल नहीं करो, इतना टाइम नहीं बेटा, फास्ट है, ठीक है? सेल्फ रिलायंस मींस अवॉइडिंग इंपोर्ट्स ऑफ दोज गुड्स व्हिच कुड बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इटसेल्फ। मतलब जो सब्जेक्ट अपने से पढ़ सकते हो उसको क्यों ट्यूशन पढ़ने जाना है? पॉइंट नंबर 1, ठीक है? जो नहीं पढ़ सकते हो उसके लिए प्रयास करो, ठीक है? जो काम कर सकते हो उसके लिए भी हम दूसरे पर डिपेंडेंट क्यों रहे? इससे वेस्टेज ऑफ रिसोर्स है, धन के पैसे को की बर्बादी है। ठीक है? तो reduce dependency on the foreign countries account of goods, capital and technology, especially for goods, to avoid foreign interference in the policy of our country. It was feared that the dependence on the imported food supplies, foreign technology and foreign capital may increase foreign interference. Dependency रहेगी तो हमेशा आप इस डर में रहोगे कि कहीं जरूरत पड़ने पर वो अपने इस एडवांटेज का मिसयूज न कर ले, ठीक है? जैसे कारगिल के समय वॉर हुआ और ठंडक बहुत पड़ रही थी, ठीक है? उस समय भारतीय सोल्जर्स के पास वो टेक्नोलॉजी भी नहीं थी जिससे अमेरिका ने मना कर दिया, फिर इजराइल ने हमको साथ दिया, एंड दैट्स व्हाई इस समय इजराइल और इंडिया का बॉन्ड बहुत मजबूत है, क्योंकि जब हमारी विपरीत परिस्थितियां हुई है तब इजराइल हमेशा स्टैंड किया हमारे साथ, ठीक है? एंड दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज आल्सो वेरी क्लोज एंड गिविंग सपोर्ट टू द इजराइल इन देयर poor, you can say, condition. Equity refers to the reduction in inequality of income and wealth.
ठीक है, इनकम एंड वेल्थ, ठीक है। इक्विटी refers to reduction in inequality of income and wealth. Equity means to ensure that the benefits of economic prosperity reach to the poor sections as well instead of being enjoyed only by the rich. Justifiable distribution of resource की तरफ indicate करता है, ठीक है। Justifiable, rational distribution of resources, that is the equity. Okay, ठीक है। Major policy initiatives in agriculture sector, heading लिख लें, major policies initiatives in agriculture sector। मनीष वहाँ बैठो, वहाँ बैठो, अमन उधर बैठो। अमन उधर बैठो। ठीक है, मैं बोल दूंगा ना, जहाँ डाउट होगा मैं बोल दूंगा, ठीक है। मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव इन एग्रीकल्चर सेक्टर, देख ले, मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। लाइन रिफॉर्म भी लिख बेटा, शॉर्ट लिखो, ऐसे क्या होगा, लिखने से याद हो जाएगा। मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है, नीड फॉर लैंड रिफॉर्म्स इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, मतलब आजादी के बाद। गेट बंद कर दो। प्री इंडिपेंडेंस मतलब आजादी से पहले, पोस्ट मतलब आजादी के बाद। द इंडियन एंड द लैंड टेन्योर सिस्टम, हमारे पास लैंड टेन्योर सिस्टम जानते हैं, तीन तरह के सिस्टम थे, जमींदारी सिस्टम था, मालवाड़ी सिस्टम था और रैयतवाड़ी सिस्टम था। तीनों लिख लो, कहीं लिख लो। लैंड जो टेन्योर सिस्टम था, जमींदारी सिस्टम, अब इसकी वजह से क्या हुआ, स्टैग्नेंट ग्रोथ। स्टैग्नेंट ग्रोथ का मतलब क्या हुआ, रुका हुआ, नो चेंज, ठीक है ना। स्टैग्नेंट का मतलब लिख दो नो चेंज, बराबर। स्टैग्नेंट का मतलब लिख दो, ब्रैकेट में लिख दो स्टैग्नेंट का, ब्रैकेट में लिख दो नो चेंज, स्टैग्नेंट ग्रोथ रेट, ठीक है। लो प्रोडक्टिविटी एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, किसी के पास लैंड ज्यादा है और किसी के पास लैंड बिल्कुल नहीं। देयर आर टू क्लासेस, लैंडलेस और लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, लैंडलेस और लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। तो लैंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड वर द प्रेवलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस 1960s the low productivity of the agriculture sector forced India to import food from the United States, अमेरिका। और उसी में अमेरिका ने क्या किया, एक जो ग्रास है ना, जिसको हम साउथ में रखते थे तो कांग्रेस कहा जाता था, एक जहरीली ग्रास थी ना, घास, जिसको जो हरे हरे रंग की होती है, उस पर एक व्हाइट कलर का जो है ना, वो अभी उसका तो देखो ना, टेक्निकल नाम मैं भूल रहा हूँ उसका, तो उसको साउथ में कांग्रेस कहते हैं, ठीक है। समझ में कांग्रेस क्यों करते हैं, खैर। तो वो जो है आरोप लगाया था कि अमेरिका ने गेहूं के साथ भेज दिया था और बाद में स्किन डिजीज वगैरह होता है, सारी चीजें प्रॉब्लम होती है। खैर ये कहा जाता था कॉमन लेवल पे, बुक में ऐसा नहीं पढ़ा मैंने, लेकिन बहुत सारे लोग। लेकिन जब इंपोर्ट होता था तो चेक नहीं होता था सारी चीजें, जैसे अब होती है। इतना चेक एक बड़ी बड़ा चीज है। In 1960s, the low productivity of agriculture sector forced India to import food from the United States, America, USA. Equity in agriculture sector called for land reforms. ठीक है ना? Equity in agriculture sector called for land reforms. मतलब जिसके पास जमीन नहीं है उसको भी कोई जमीन का टुकड़ा मिल गया है, ठीक है। Land reforms primarily refers to change in ownership. Land reforms मतलब जिसके पास जमीन नहीं है उसको। ये लैंड रिफॉर्म जो है ना, दो ही स्टेट में सफल रहा, एक तो केरला और दूसरा वेस्ट बंगाल, बाकी जगह नहीं हुआ। लोगों ने अपनी जिसके पास जमीन ज्यादा थी वो उन्होंने अपने रिलेटिव्स वगैरह के नाम पे दी दिया, कुछ मैटर को कोर्ट में चले गए, ऐसे करके। एक रेड्डी बंधु थे, अपना 1000 एकड़ जमीन दान में दी थी, रेड्डी बंधु आता है, ठीक है। भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो लैंड रिफॉर्म प्राइमरली रेफर टू चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स, दैट इज टू एबॉलिश इंटरमीडिएरीज, बिचौलियों को खत्म करना। इंटरमीडिएट मतलब क्या हुआ, बिचौलियों को खत्म करना, एंड मेक द टिलर्स द ओनर्स ऑफ द लैंड। तो जो खेती कर रहा है वही इसका ओनर है। जैसे हम लोग के पास खेत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो खेत है हम लोग सब लोग बाहर है,
तो खेत घर में खेती कौन करेगा? तो जो गांव के जो लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है वो हमारे खेतों में काम करते हैं, तो दे आर टीलर्स। तो सरकार की योजना है कि जो खेती कर रहा है ना उसी को ऑनर बना दिया जाए, ठीक है। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं लोग कि 2 साल इनको देते हैं, फिर 2 साल के बाद बदल देते हैं किसी को और दे देते हैं। इसे रेंट के मामले में क्या है, जो जिस मकान में काफी समय से रह गया तो वो उसका मालिक हो सकता है, अगर उसने उसका उपयोग कर लिया, दिखा दिया कि मैं इतने साल से रह रहा हूँ, है ना, उसके रेंट फिक्स हो जाएंगे। कोर्ट के द्वारा बहुत सारी समस्याएं आती है, ठीक है ना। दूसरा, फिक्सिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ द लैंड व्हिच वुड बी ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स, ठीक है, उसको लैंड सेलिंग कहते हैं। बस जिसके पास एक सरकार ने जमीन का एक साइज दिया है, उस साइज से ज्यादा किसी के पास है तो सरकार ने उसको ले ली। उससे बचने के लिए लोगों ने क्या किया कि उसको अपने रिलेटिव में या दिखा दिया कि परिवार में बंटवारा हो गया है, सब अलग अलग है, सब उसकी लैंड सीलिंग जो है उसमें ना है, लैंड को बचाने के लिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंटेड इन एग्रीकल्चर सिस्टम, एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएट, बिचौलिए को खत्म करना, ठीक है, जमींदारी सिस्टम व्हिच फोकस ऑन एलिमिनेशन ऑफ फार्मर्स, ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन एंड प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर ग्रोथ, द ओनरशिप conferred on tenants gave them the incentives to increase output and this contributed to growth in agriculture, ठीक है। evolution of agriculture intermediaries, पहला क्या है ये पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट पे बुलेट पॉइंट है, इसको लिख लो। evolution of intermediaries मतलब इसका समझ में आया आपको, ठीक है। चलिए दूसरा है लैंड सीलिंग, जो अभी हमने बताया। लैंड सीलिंग क्या है, तो बोलो बेटा, लिख लिया, मैं बोल रहा हूँ, लिखो, मैं बोल रहा हूँ। एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, ठीक है, ठीक है, जमींदारी सिस्टम, ठीक है। चलो नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है लैंड सीलिंग, केवल बुलेट पॉइंट लिखना है, लैंड सीलिंग समझ लो, ठीक है। लैंड सीलिंग क्या है? लैंड सीलिंग मींस फिक्सिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड, ठीक है। The purpose of land selling was to reduce the concentration of land ownership in a few hands. जैसे पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, आंध्र के किसान, तमिलनाडु के कुछ किसान, जिनके पास जमीनें बहुत हैं, और उसी स्टेट में बहुत सारे किसान ऐसे होंगे जिनके पास जमीन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये मतलब हैव एंड हैव नॉट वाली स्थिति है, वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सबके पास हो, थोड़ा बहुत सबके पास होना चाहिए। जैसे पहले के जमाने में ज्यादा एप्लीकेबल था क्योंकि खेती मुख्य व्यवसाय था, अब धीरे धीरे कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, कुछ तो इस तरह से थोड़ा मैनेज हो जाता है, ठीक है। thus it promotes the equity in the agriculture sector। तो लैंड सीलिंग का क्या ऑब्जेक्टिव था? promoting the equity in the agriculture sector। लैंड सीलिंग का क्या इंपॉर्टेंस था कि वो ये प्रमोट करता है। ड्रॉबैक्स ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स, इसके ड्रॉबैक क्या हुए? ड्रॉबैक्स ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स, ड्रॉबैक ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है। ड्रॉबैक्स ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स, द गोल ऑफ इक्विटी वाज नॉट फुल्ली सर्व्ड बाय एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, ठीक है। द गोल ऑफ इक्विटी वाज नॉट फुल्ली सर्व्ड बाय एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, ठीक है। ये इसका ड्रॉबैक है, क्योंकि बताया ना कि कुछ दो ही स्टेट थे जहां पर ये सफल हो पाए। कौन कौन बताया? इसको लिख लो कहीं कि दो स्टेट थे जहां सफल हुआ। ये जीके क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, पूछ भी सकता है। The goal of equity was not fully served by evolution of intermediaries. In some areas, the former zamindars continued to own large areas of land by making use of some loopholes in the legislation. जो नियम है, सरकार के जो नियम थे, कानून थे, उसमें जो लूप होल्स थे, कुछ कमियां थी, उन कमियों को का फायदा उठाते हुए उन्होंने अपने पास लैंड बचा के रख लिया। The land sharing legislation also faced hurdles. इस कानून को भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कैसे दिक्कतें हुई? The big landlords challenged the legislation in the courts. ठीक है, कोर्ट में कर दिया, उसके बहुत जानते हो कितने साल लग जाते हैं कोर्ट में, ठीक है। थर्ड पॉइंट, लैंड लिख लिया, प्लीज लिखिए ना सर, ठीक है। लैंड रिफॉर्म्स वर अनसक्सेसफुल इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। लैंड रिफॉर्म्स वर अनसक्सेसफुल इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। लैंड इसी पॉइंट को बोला, केरला वेस्ट बंगाल का पॉइंट लिखा हुआ है। अब आते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्रीन रेवोल्यूशन।
आपसे अगर पूछ दे कि आपने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए आप कुछ उपाय बताइए या क्या क्या किया सरकार ने, तो आप इन सब सारे पॉइंट्स को आपको लिख देंगे। डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। अगर ये सब सारे पॉइंट्स हैं तो इन सारे पॉइंट्स की हेल्प से आप ये क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। बड़ा पॉइंट, ग्रीन रेवोल्यूशन। द ग्रीन रेवोल्यूशन refers to the large increase in the production। तो इसको पहले पॉइंट्स क्या हुआ? लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन of food grains resulting from the use of high yielding varieties spicy seeds, especially for wheat and rice। इसके अलावा with the use of high yielding variety seeds with the help of technology, है ना, better irrigation facilities, ठीक है, ये सब सारी चीजें इसके साथ में, इसमें यूज नहीं लिखा है लेकिन बस इसको भी हम जोड़ सकते हैं, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी एंड बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज। बातें नहीं क्लास सिस्टम में होता है, एक दो बच्चे से करेंगे पूरा क्लास खराब होता है, ठीक है। The green revolution refers to the large increase in the production of food grains resulting from the use of high yielding variety seeds, especially for wheat and rice। ये इसी दोनों फसल में ज्यादा सक्सेसफुल है। पंजाब और हरियाणा में व्हीट का प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ा, स्टेट यूपी में बढ़ा, राइट, ठीक है। व्हाई वाज द ग्रीन रेवोल्यूशन इंप्लीमेंटेड इन इंडिया? क्यों इंप्लीमेंट किया गया? टू ब्रेक द स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल में पूरा का पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम चौपट हो गया था, ठीक है। उन्होंने एग्रीकल्चर को में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, स्टैग्नेंसी तो थी ही, जमींदारी सिस्टम ने और भी स्थिति खराब कर दी थी, बिचौलिए की जो व्यवस्था थी उन तो एक पूरा स्टैग्नेंट सिस्टम, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी हर तरफ से ये नुकसान हो रहा था, एग्रीकल्चर सेक्टर बर्बाद हो रहा था। दूसरी बात, उन्होंने इंडस्ट्रीज को भी चौपट कर दिया था, वीविंग जितने भी हैंडीक्राफ्ट वगैरह की इंडस्ट्रीज थी सबको चौपट कर दिया। उसकी वजह से वहां भी जो बेरोजगारी हुई वो बेरोजगारी अपने लाइवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हो गई, तो ये ओवर पॉपुलेशन का शिकार हो गया, ठीक है। मतलब ये इंडियन इकोनॉमी एक ऐसा है जो आपको पास करने में भी हेल्प करेगा और अच्छे स्कोर भी करेगा, जो जिस लेवल पर है उस लेवल से सोचने मैं सोच रहा हूँ। इसलिए इंडियन एग्रीकल्चर आप इंडियन इकोनॉमी को पूरा ठीक से फॉलो करना है। टू ब्रेक द स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल, ये याद ही करने का है विषय, समझ लो, थोड़ा बहुत समझना है, लेकिन लैंग्वेज नहीं रहेगी तो नहीं लिख पाओगे, ये समझ लेना, इसलिए याद करो, जरूरी है। टू ओवरकम द शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स अवेलेबल इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, ठीक है, हमारे पास शॉर्टेज था, फूड डिजीज वगैरह की जो समस्या थी, जो पॉइंट उसने बोला था वो सब पॉइंट ऐड हो जाएंगे। मेरिट्स और बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन क्या हुआ? इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द फार्मर्स, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, मार्केटेबल सरप्लस बढ़ेगा, मार्केट में बेचेंगे तो उनको क्या होगा? पैसा मिलेगा, ठीक है ना। तो वो पॉइंट है इंक्रीज इन इनकम ऑफ द फार्मर्स, ठीक है। दूसरा है सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स, हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो अपने फूड को स्टॉक कर सकते हैं ना, बफर स्टॉक क्रिएट कर लेंगे। जब हमारे पास मॉनसून खराब होगा, ठीक है, या फेमिन है, कुछ भी इस तरह की स्थिति हुई तो हम इन चीजों को यूज कर लेंगे, सेल्फ सफिशिएंसी होगी, ठीक है। हम दूसरे से इंपोर्ट करने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स, द एस्पेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी enabled India to achieve self-sufficiency in food grains. India no longer had to be at the mercy of America or any other nation for meeting its food requirements. Third point है creation of buffer stock of food grains. Increase, ठीक है, buffer stock वाला point है, important point है, जिसमें हमारे FCI के गोडाउन्स बनाएंगे, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन्स बनाएंगे, ठीक है ना। क्रिएशन ऑफ बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, इसी तरह पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस सिस्टम, जिसमें गांव में देखो या शहरों में देखो ना, जो गरीब लोग होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो लोग होते हैं, उनको एक सरकार की दुकान होती है जिसमें से वो एसेंशियल कमोडिटीज को दिया जाता है, ठीक है ना। देखा होगा झेड़ा के आसपास भी होगा, बहुत सारी जगह पर, पालम में है, मावेली क्लेम में, हर जगह होता है, ठीक है। इंक्रीज इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन हैज बीन सो सस्टेन्ड दैट इंडिया नहीं पता, सॉरी, ठीक है। तो क्रिएशन ऑफ बफर स्टॉक, इंक्रीज इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन हैज बीन सो सस्टेन्ड दैट इंडिया स्टार्टेड मेंटेनिंग बफर स्टॉक्स ऑफ फूड ग्रेन्स which could be used in times of food shortage, okay।
लिख लिया प्लीज? लिख लिया? क्रिएशन ऑफ बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, ओके समझ में आया पॉइंट? ठीक है ना? बुलेट पॉइंट याद है तो बेटा आप कुछ लिख सकते हो, ठीक है? डिक्रीज इन प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स, ठीक है? डिक्रीज इन प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स, द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स डिक्लाइन रिलेटिव टू अदर आइटम्स ऑफ कंजम्पशन, thus the low income groups benefited from this decline in price of the food grains, ठीक है? क्योंकि जब सप्लाई ज्यादा होगी, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस डाउन होगी, ओके? तो इंपैक्ट है सप्लाई बढ़ गई, क्योंकि फूड का प्रोडक्शन बढ़ गया, इसलिए ग्रेन के प्रोडक्शन बढ़ गया, इसलिए सप्लाई बढ़ गई, इसलिए प्राइसेस डाउन हो गए, इसलिए लोअर इनकम वाले ग्रुप को फायदा हो गया, ठीक है? नेक्स्ट डिमेरिट्स क्या था? लिमिटेशन टू अरेस्ट ऑफ द ग्रेन रेवोल्यूशन, डिमेरिट्स लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। डिमेरिट्स और लिमिटेशन टू अरेस्ट ऑफ ग्रेन रेवोल्यूशन, इकार्डिस दिखाई दे रहा है अमर? ग्रेन रेवोल्यूशन इंक्रीज द disparities between small and big farmers, ठीक है? क्योंकि बीच में जो अंतर था, डिस्पैरिटीज थी, ठीक है, तो उसको उसने कब ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या किया? इंक्रीज द डिस्पैरिटीज, उसको बढ़ा दिया। मतलब इससे क्या मतलब है कि जो बड़े फार्मर्स उनको ज्यादा फायदा, ठीक है? जो पंजाब हरियाणा जो फार्मर बोलता हूं ना, उसका यही इम्पैक्ट है कि किसान आंदोलन में भी रिच फार्मर का ज्यादा बड़ा रोल है, क्योंकि सरकार की जो योजनाएं हैं कि जो बड़े फार्मर्स हैं उनको सब्सिडी न देना, उनकी सब्सिडी लेना, और नहीं ठीक है? तो बड़े फार्मर से सब्सिडी से क्या हो रहा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे बढ़ रहा है, हमारे फिस्कल डेफिसिट पर असर पड़ रहा है, बड़े पॉइंट। तो सरकार चाहती है कि बड़े फार्मर्स को सब्सिडी न देकर छोटे फार्मर्स पर सब्सिडी दे, ताकि सरकार के बजट के ऊपर भी लोड कम पड़े और जो जेन्युइन लोग हैं उन्हीं को उसका फायदा, ठीक है? अभी जैसे गांव में आधार से लिंक हो जाने से सरकार पीडीएस सिस्टम को आधार से लिंक कर दिया, उसमें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, जो काम करने वाले लोग थे, उनके भी नाम कट गए। बहुत सारे लोग, अपने गांव से बात करो, गांव में बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे लोग गांव में वो लोग भी ले रहे थे जो जिनके घर में सब कुछ है, हाँ कार है, 2-3 कारें हैं, तो वो भी इसका फायदा उठा, लेकिन सरकार ने आधार से जोड़ दिया, ठीक है? सबकी इनकम सामने आ गई सरकार के सामने, समझ रहे हो? और उनको हटा दिया गया, आधार से उनका नाम हटा दिया गया और सब बीपीएल वाले को मिल रहा है, और अब क्वालिटी मिल रही है उनको, अच्छा ग्रेन मिल रहा है। वो उसको क्या कर रहे हैं? सफिशिएंट मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, उसको क्या कर रहे हैं? वो बेच दे रहे हैं, उनको कुछ इनकम भी हो जाती है, बट फाइन। तो ये सिस्टम तो निश्चित रूप से इसका फायदा हुआ है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन इंक्रीज द डिस्पैरिटी बिटवीन स्मॉल एंड बिग फार्मर्स, ठीक है? क्योंकि उनको फायदा ज्यादा हुआ। ओनली द बिग फार्मर्स हु कुड अफोर्ड द रिक्वायर्ड इनपुट्स reap the benefits of the green revolution, ठीक है? नेक्स्ट है the HYV crops were also more prone to attack by pests, ये भी एक कमी है, ठीक है? ठीक है, कीड़े मकोड़े जो होता है उसका जरा इम्पैक्ट इन क्रॉप्स पे पड़ता है, ठीक है? अब फिर हम दूसरे वापस उसी टेक्नोलॉजी पर जा रहे हैं, हमारे ओल्ड एज टेक्नोलॉजी पर ज्यादा हम डिपेंडेंसी बढ़ा रहे हैं। The small farmers would lose everything in a pest attack. In the first phase of the green revolution, mid 1960s to 1970s, because first phase कब से कब तक था? 1960s to 1970s. The first phase, the use of HYV seeds was restricted to the more affluent states. पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है? ये कंपैरेटिवली बेटर स्टेट्स थे एग्रीकल्चर के मामले में, ठीक है? और यहाँ के फार्मर्स भी, जैसे हमने जब भी नाम लिया तो हमने स्टेट्स का नाम लिया, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सब सारे स्टेट्स इज बेनिफिटेड द वीट ग्रोइंग रीजन्स ओनली, ठीक है? ग्रीन रेवोल्यूशन का ज्यादा फायदा किसको मिला? तो इन्हीं स्टेट्स को ज्यादा मिला। एफ्लुएंट स्टेट्स का नाम लिखा है, हाईलाइट किया हुआ, स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट ग्रीन रेवोल्यूशन बेनिफिटेड स्मॉल फार्मर्स आल्सो। अब स्टेप्स दिए गए सरकार के द्वारा कि जो छोटे मझोले किसान हैं उनको भी फायदा मिले। द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड लोन्स एट अ लो इंटरेस्ट रेट, ठीक है? जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है ना, उनकी फसलों का इंश्योरेंस कराना, ये सारी चीजें। द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड लोन्स एट अ लो इंटरेस्ट रेट टू स्मॉल फार्मर्स, ठीक है?
दूसरा पॉइंट, the government also provided subsidies on fertilizers and pesticides. The government also provided subsidies on fertilizers and pesticides. अगर इसको ध्यान से पढ़ोगे तो इससे जो एसएसएम रीजनिंग के क्वेश्चन निकलेंगे वो आप ध्यान से पढ़ोगे एक दूसरे से लिंक करके जब पढ़ोगे ना तो निकालो, ठीक है। The government also provided subsidies on fertilizers and pesticides. Third, research institutions provided new information and services to create varieties that were resistant to pest attacks, which reduced the risk for small farmers. मतलब जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन थे उन्होंने भी इस तरह की टेक्नोलॉजी को पर काम किया जिससे कि जो पेस्ट अटैक पर कंट्रोल किया जा सके, इससे छोटे और जो किसान उनको फायदा, क्योंकि बड़े किसान तो उसको एफर्ट कर जाते हैं, उनके पास नॉलेज भी है, उनके पास पैसा भी है, सब कुछ है, तो वो तो नई चीजों को भी वो एफर्ट कर जाते हैं। लेकिन गरीब किसान की सरकार के अलावा और कोई साधन नहीं होता, ठीक है। अब कभी कभी ये होगा ना कि हमको सब्सिडी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, है ना, उसी पर डिबेट ओवर फार्म सब्सिडीज, ठीक है। जिस पॉइंट को हम लोग बोल रहे थे कि रिच और पुअर फार्मर्स, उसी पॉइंट को हाईलाइट किया गया, सब्सिडीज आर मेड टू बेनिफिट द स्मॉल फार्मर्स, ठीक है। बट अ सब्सटेंशियल अमाउंट, मतलब बहुत बड़ा हिस्सा, सब्सटेंशियल अमाउंट का मतलब क्या हुआ, बहुत बड़ा हिस्सा। फर्टिलाइजर सब्सिडी आल्सो बेनिफिट द फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, ठीक है, उनको फायदा हुआ, एंड बिग फार्मर्स, दोनों को फायदा हुआ, बेचारे छोटे किसान उनको उतना फायदा नहीं। फिजिकल बर्डन, ठीक है, फिजिकल डेफिसिट पढ़ा है ना, फिजिकल डेफिसिट पढ़ा ना, बजटरी डेफिसिट, कैपिटल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट पढ़ा है ना, तो ये फिजिकल डेफिसिट की बात है, फिजिकल बर्डन, ठीक है। इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू दैट सब्सिडीज आर अ ह्यूज बर्डन ऑन द गवर्नमेंट फाइनेंसेस। और सब्सिडीज क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, कि कैपिटल रिसिप्ट्स है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, सब्सिडीज हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हाँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, श्योर, हैं, श्योर, क्यों, सर जहाँ तक मैंने पढ़ा था वैसे ज़्यादा हंस रही है, बोलो बोलो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कैसे, सर रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर पूछ तो रहा हूँ, बताओ, मैं आप ही लोगों से पूछ रहा हूँ कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सब्सिडीज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्या है रेवेन्यू है, कैपिटल, कैसे, दोनों बात में पूछो कैसे। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर तब होगा जब जैसे इन्वेस्टमेंट वगैरह अगर बड़ी-बड़ी चीजें, तो ये तो सब्सिडीज वगैरह बड़ी-बड़ी चीजें नहीं बोलना है बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर देखो, एसेट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर में एसेट्स बढ़ता है, लायबिलिटीज, कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, एसेट्स से बढ़ता है ना, एसेट बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, ठीक है, बोलो भाई, आप ब्रिज बनाते हो, है ना, बिल्डिंग बनाते हो, ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का ही एग्जांपल है। इसमें हमारा क्या हो रहा है, हमारा कोई एसेट बढ़ रहा है, सब्सिडी दे रहे हैं तो नहीं, कोई चीज नहीं बढ़ रहा, ठीक है। रेकरिंग नेचर का भी है, दो तीन तरीके हैं, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, और ये तो केवल आप बोल रहे से नहीं होगा, जीरो मार्क तभी मिलने वाला, क्योंकि आप रीजन नहीं दोगे तो गलत है। वो लिख देते हैं सर, नाइदर क्रिएट्स लायबिलिटी, आप जब तक एसेट्स लायबिलिटीज वर्ड को यूज नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, बोरिंग क्या है, बोरिंग क्या है, आपकी लायबिलिटीज बढ़ रही है, लायबिलिटीज है तो रेवेन्यू कहां से आ जाएगा, कैपिटल, जब लायबिलिटीज और एसेट्स पे बोल रहा हूं, लायबिलिटीज और एसेट्स, देखो पढ़ोगे नहीं, बार-बार रिपीट करना है आपको याद करना है, समझना, याद करना है, नहीं लिखोगे तो फिर वैसे ही एग्जाम में
बस बैठे रहोगे, इस वाईफाई का इंतजार करोगे, कोई इशारा करे तो उसके ऊपर वही डिपेंडेंट हो जाओगे। सेल्फ रिलायंस नहीं आएगा। सेल्फ रिलायंस तो लिखने से आएगा, बारो पढ़ने से आएगा। तो आप जो बोरोइंग कर रहे थे क्या हो रहा है, हमारी लायबिलिटीज बढ़ रही है ना, और लोन का पेमेंट करते हो, जो लोन लिया उसको वापस कर दो, तो एक्सपेंडिचर हो गया, हमारी लायबिलिटीज कम हुई, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो हमारे ये सब्सिडीज जो है ये हम फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला टोटल एक्सपेंडिचर विशाल, फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? मानो टोटल रिसीप्ट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसीप्ट क्या है? टोटल फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला फिजिकल डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। लिख लो, फिर कहीं लिख लो, बार लिखा करो। फिजिकल डेफिसिट यहीं लिखो ना, फिजिकल बर्डन लिखो ना, फिजिकल बर्डन है ना, तो इसको ब्रैकेट में लिख दो यहीं पर, फिजिकल डेफिसिट्स और इसके आगे लिखो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, ऐसे लिख लो। ठीक है, हो गया? और थोड़ा सा वो करना पड़ेगा बेटा, याद नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आर्गुमेंट फेवर ऑफ कंटिन्यूइंग फार्म सब्सिडीज। Farming in India continues to be a risky business. Most farmers are very poor and they will not be able to afford the expensive agricultural inputs without subsidies. Eliminating subsidies will increase the inequality between rich and poor farmers and violate the goal of equity. ठीक है ना? मतलब करने का मतलब है, इसके करने का यही मतलब है कि सब्सिडीज को फेवर में है तो फेवर की बात करेगा कि फिर सिटी में तो है ना, जो रिच और पुअर के बीच जो खाई और बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन अप्रोच क्या है, सही अप्रोच क्या है कि रिच को विड्रॉ करो और पुअर को दो, ताकि खाई नहीं बढ़े, है ना। सर वो फर्स्ट पॉइंट ये इसका ये वाला पॉइंट, सब्सिडीज आर मेंट टू बेनिफिट द स्मॉल फार्मर। सब्सिडीज का उद्देश्य क्या होता है? ये आर्थिक सहायता देना फार्मर्स, बट सब्सटेंशियल अमाउंट, एक बहुत बड़ा हिस्सा। सब्सटेंशियल अमाउंट मतलब बहुत बड़ा हिस्सा। लिख लो, सब्सटेंशियल क्या लिखा हुआ लिख लो, है ना, बिगर पोर्शन कह लो, इजी लैंग्वेज में बिगर पोर्शन, सब्सटेंशियल अमाउंट, बिगर पोर्शन, है ना, सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी। ठीक है, फर्टिलाइजर सब्सिडी सरकार जो किसानों को हेल्प करने के चक्कर में सरकार ने जो फर्टिलाइजर कंपनी थी उनको सब्सिडी दी थी कि आप लोग फॉस्फेट किसानों को बेचेंगे, तो एक बहुत बड़ा सब्सिडी का हिस्सा उनके पास आया। दैट्स व्हाट, ओके, ठीक है। चलो नेक्स्ट है industry and trade. 5-year plans placed a lot of emphasis on industrial development during 1950s to 1990. ठीक है, economists have found that poor nations can progress only if they have a good industrial sector. इसलिए चाइना का याद करो, चाइना ने अपने बैकयार्ड में इंडस्ट्री लगवाया था सबसे। ठीक है, ठीक है, कम्यून सिस्टम को उसने अपनाया था। ठीक है, प्रोलेटेरियन रिफॉर्म में उसने ये सब सारे इंडस्ट्री को लगाया था। ठीक है, इंडस्ट्री प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट व्हिच इज मोर स्टेबल देन द एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। ठीक है, ये इसके बेनिफिट्स हैं। इंडस्ट्री प्रमोट्स मॉडर्नाइजेशन एंड ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की कैपेसिटी इंडस्ट्री में ज्यादा होती है कंपेयर टू एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर में डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट दिखाई देगा, इंडस्ट्री में डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। ओके, डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? आदित्य को ये क्या कहते हैं, बेरोजगारी से हिंदी में छिपी हुई है। वेरी गुड, मतलब दिखाई देगा कि लोग रोजगार में है। जैसे मान लो प्लॉट है ना, इसमें 5 लोग लगे हुए हैं और 5 एकड़ इसमें उत्पादन गेहूं का प्रोडक्शन होता है, और यहाँ पे एक और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, 6 लोग लग गए, लेकिन उत्पादन में कितना है? 5 ही एकड़। मतलब ये आदमी कोई रोल ही नहीं, ये डिस्गाइज हो। ठीक है, ठीक है, public sector was given a leading role in industrial development during the planning period in India. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, देख ले इसको। Public sector was given a leading role in industrial development
during the planning period in India. Why? Important question है, लिख ले सब लोग. ठीक है? Public sector question है, public sector was given a leading role in industrial development during the planning period in India. Why? ठीक है? सिंपल सी बात है, पब्लिक सेक्टर सरकार सारी योजनाओं को इसलिए कर रही थी ताकि बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर को उभरने नहीं दिया गया था पार्टिसिपेट में. पॉइंट नंबर 1. ठीक है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप नहीं था. पॉइंट नंबर 2. ठीक है, इतने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे कि प्राइवेट सेक्टर उस पर काम कर सके. पॉइंट नंबर 3. और ये सारा काम सरकार खुद कर सकती थी. पॉइंट नंबर 4. एंड दैट्स व्हाई पीएसपी. ठीक है, इसी को लिखा हुआ है, एट टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट did not have enough financial and technical resources. ठीक है, needed for nation to be modernized and self-sufficient. Okay. दूसरा पॉइंट कहता है, also the market was not big enough to encourage industrialists to undertake major projects even if they had the capital to do so. ठीक है, प्राइवेट में सबसे पहले कौन सा आया? वही टाटा है, वही ग्रेट टाटा है ना, JRD टाटा. जब से जिंगसवान थी टाटा. ठीक है, in accordance with the goal of the state controlling the commanding heights of the economy, the industrial policy is बहुत important है. IPR 1956 is very important. विशाल नोट कीजिए, industrial policy resolution 1956 is very important. ठीक है, was adopted which formed the basis of the second 5-year plan. ठीक है, IPR 1956 was the basis for second 5-year plan. Okay, why and how was private sector regulated under the IPR 1956? ठीक है, ये भी important point है. How and why and how was private sector regulated under IPR 56? ठीक है, first no new industry was allowed. ठीक है, ये इसको क्या कहते हैं? परमिट लाइसेंस राज है ना, परमिट लाइसेंस राज. आपको परमिट लेनी पड़ती है, कोई भी नहीं जिससे को सेटअप करना है तो परमिट. कोटा सिस्टम था. ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को इंपोर्ट नहीं कर सकते, जिससे कि जो छोटी कंपनियां हैं, स्मॉल कुटीर उद्योग है, उनको नुकसान नहीं होगा. आप उन एरिया में प्रोडक्शन नहीं कर सकते थे जिसमें छोटे उद्योग काम कर रहे हैं, कुटीर उद्योग काम कर रहे हैं, स्मॉल सेक्टर के उद्योग काम कर रहे हैं, उसमें बड़े उद्योग को एंट्री नहीं. अब आज तो सब कुछ फ्री है, स्टार्टअप भी है, सब कुछ है, मतलब जिस तरीके का आप करना चाहो कर. ठीक है, ईज ऑफ बिजनेस हो गया, क्योंकि आपको वर्ल्ड के साथ मीट करना है. और ये सब कारण था कि पब्लिक सेक्टर नुकसानदायक हो गया और उसको जो पूरा घाटे में चला गया पब्लिक सेक्टर. फिर 1991 में मनमोहन सिंह ने रिफॉर्म्स किया प्राइवेट सेक्टर की भी. ठीक है, तो नो न्यू इंडस्ट्री वाज अलाउड अनलेस अ लाइसेंस वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट. अब इसमें डिले हो, सरकार की व्यवस्था है ना, डिले होता था है ना, तो प्रोजेक्ट का कॉस्ट बढ़ जाता. कई योजनाएं ऐसी थी जिसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, हमारे डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, और उसको इम्प्लीमेंट किया तो मोदी जी ने किया. आप सोच लो कब जवाहरलाल नेहरू थे और कब मोदी जी. बराबर भाई, तो ये इतना सारा डिले हुआ ना, बहुत उसका कॉस्ट इतना बढ़ गया, बहुत नुकसान हुआ सरकार, देश का नुकसान. ठीक है, तो no new industry was allowed unless a license was obtained from the government. The policy was used for promoting industry in backyard regions. Thus, the purpose was to promote regional equality. ठीक है, दूसरा क्या है? Even an existing industry, ये देखो, जितने कम से कम ये पॉइंट है ना, टारगेट पॉइंट है ना, उसको लिख लीजिए. इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना. Even an existing industry had to obtain a license for expanding output or for diversifying production. नीचे promotion of small scale industries SSI. ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है. 1955 में विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमिटी और इसके इज कॉल्ड द कार्वे कमिटी. ये कई बार आ चुका है. कार्वे कमिटी वाज सेट अप इन 1955, पर इसका संबंध किससे था? तो विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है. द कार्वे कमिटी. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड एज अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. और ये भी पूछा जाता है, पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है. 1 करोड़ है ना. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पर क्या कैपिंग क्या है?
Small scale industry is defined as a small scale industry unit having maximum investment in one crore. तो बहुत important point है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। बस आज इतना ही करो, इसका रीडिंग करो, राइटिंग करो और इसको याद करें बस।